आज बात एक ऐसी खौफनाक कहानी की जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपनी दरिंदगी से पूरे देश को दहला दिया। एक ऐसा हत्यारा जिसकी क्रूरता की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका नाम था राम निरंजन उर्फ कोलंदर, एक नरभक्षी जिसने न सिर्फ लोगों की हत्या की बल्कि उनके शवों के साथ ऐसी हैवानियत की जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। आज हम आपको ले चलेंगे उस खौफनाक दुनिया में जहां राजा कोलंदर ने 14 से ज्यादा लोगों की जान ली, उनके शवों के टुकड़े किए और उनकी खोपड़ियों से सूप बनाकर पिया। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज, इस शहर से 40 किलोमीटर दूर नैनी की गंगानगर कॉलोनी में एक ऐसा घर है जो आज भी राजा कोलंदर की दहशत की गवाही देता है। इस घर से 400 मीटर दूर पर इसके दायरे पर कोई दूसरा मकान बनाने की कोशिश नहीं करता और इसका कारण है वो नरभक्षी। इस घर के पास एक फार्म हाउस हुआ करता था जहां राजा कोलंदर अपनी हैवानियत को अंजाम दिया करता था। आज वह फार्म हाउस बंजर पड़ा है और उसकी जमीन पर आखिरी बार पुलिस ने खोदकर नरमुंड बरामद किए थे। लेकिन आखिरकार कौन था ये राजा कोलंदर और कैसे एक आम इंसान नरभक्षी बन गया? चलिए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। राम निरंजन कोल, जिसे बाद में लोग राजा कोलंदर के नाम से जानने लगे, प्रयागराज की यमुनानगर का रहने वाला था। वह नैनी के ऑर्डिनेंस डिपो में एक चौथी श्रेणी का कर्मचारी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और अपराधी प्रवृत्ति उसे आम जिंदगी से बहुत आगे ले गई। 90 के दशक में उसने अपनी दबंगई के दम पर अपनी पत्नी फूलन देवी को यमुना पार से जिला पंचायत सदस्य बनवाया। कोल समाज के लोग उसकी ताकत से प्रभावित थे और उसे राजा कहने लगे और यहीं से उसका नाम पड़ा राजा कोलंदर। लेकिन उसकी दबंगई सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं थी। 1998 में धूमनगंज में हुए एक मर्डर केस में उसका नाम सामने आया। ये वो दौर था जब राजा कोलंदर की क्रूरता की कहानियां धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगी। और अब साल आता है 2000 और इसी साल एक सा हत्याकांड होता है जिसने राजा कोलंदर की हैवानियत को सबके सामने ला दिया। रायबरेली के हरचंदपुर के रहने वाले मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा के लिए अपनी टाटा सूमो से निकले। रास्ते में उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास कुछ यात्रियों को गाड़ी में बैठाया जिसमें एक महिला भी थी। लेकिन इसके बाद मनोज और रवि गायब हो गए। मनोज के पिता शिवहर्ष ने नाका हिंडोला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लखनऊ से रीवा तक के रास्ते को खंगाला लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों बाद प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों में दोनों के छत विछत और नग्न शव बरामद हुए। टाटा सूमो का कोई अता पता नहीं था, लेकिन जब पुलिस की जांच तेज हुई तो एक अन्य हत्याकांड, पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या में राजा कोलंदर का नाम सामने आया। जब पुलिस ने उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से मनोज सिंह का कोट और लूटी हुई टाटा सूमो बरामद हुई। कोट पर रायबरेली के टेलर का नाम लिखा था और गाड़ी पर फूलन देवी का नाम। और यहीं से कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई और मनोज सिंह हत्याकांड में राजा कोलंदर का नाम पक्का हो गया। जांच पता चला कि राजा कोलंदर ने अपनी पत्नी फूलन देवी और साले वक्षराज के साथ मिलकर मनोज की गाड़ी को 1500 रुपए में बुक किया था। बहाना बनाया कि फूलन की तबीयत खराब है, लेकिन जैसे ही गाड़ी प्रयागराज पहुंची मनोज और रवि की हत्या कर दी गई और उनके शव को शंकरगढ़ के जंगलों में फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस को रास्ता कोलंदर तक पहुंचाने वाला दूसरा बड़ा मामला था पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या का। 14 दिसंबर 2000 को धीरेन्द्र का शव मिला। जांच में पुलिस राजा कोलंदर के फार्म हाउस पहुंची। कोलंदर ने कबूल किया कि उसने धीरेन्द्र को अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था, जहां उसके साले वक्षराज ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। धीरेन्द्र की हत्या के बाद कोलंदर और वक्षराज ने उसके शव को टाटा सूमो में ले जाकर मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचे। वहां उन्होंने धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया और धड़ को खेत में दफनाया और साथ ही सिर को रीवा के बाड़ासार तालाब में फेंक दिया। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कोलंदर के घर से एक डायरी बरामद की। इस डायरी ने 14 हत्याओं का राज खोल दिया। डायरी के पन्नों में कोलंदर ने अपनी हर हत्या का जिक्र किया था। पुलिस ने जब फार्म हाउस की तलाशी ली तो वहां से अशोक कुमार, मुइन संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद हुए। दोस्तों, अब तक की कहानी तो सिर्फ शुरुआत थी।
राजा कोलंदर की क्रूरता की असली सच्चाई अब सामने आती है। उसने न सिर्फ लोगों की हत्या की बल्कि उनके शवों के साथ ऐसी हैवानियत की जो सुनकर किसी का भी खून जमा दे। वह शवों के टुकड़े टुकड़े करता, उनका मांस खाता और खोपड़ियों से दिमाग निकालकर सूप बनाकर पीता था। कुलंदर का मानना था कि कायस्थ बिरादरी के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उसने अपने साथी काली प्रसाद श्रीवास्तव जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था उसकी हत्या कर दी। उसने काली प्रसाद की खोपड़ी को भूनकर खाया और दिमाग को उबालकर सूप बनाया। उसका विश्वास था कि इससे उसका दिमाग तेज होगा और उससे अपार शक्ति मिलेगी। कहा जाता है कि पुलिस को उसके फार्म हाउस से कई नरमुंड मिले जो उसकी नरभक्षी प्रवृत्ति की गवाही दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब लखनऊ के एडीजे कोर्ट ने राजा कुलंदर और उसके साले वक्षराज को मनोज सिंह और श्रीवास्तव की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इलाहाबाद कोर्ट ने धीरेन्द्र सिंह के हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द ईयर माना और 2012 में कुलंदर को उम्र कैद दी। हालांकि कुलंदर ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन 14 नरमुंड और उसकी डायरी ने उसकी सारी सच्चाई को उजागर कर दिया। आज वो उन्नाव जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है। राजा कुलंदर की कहानी इतनी खौफनाक थी कि नेटफ्लिक्स ने इस पर एक वेब सीरीज भी बनाई जिसका नाम था इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। इस सीरीज ने कुलंदर की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दोस्तों, राजा कुलंदर की कहानी सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें इंसानियत और हैवानियत के बीच की पतली रेखा को दिखाती है। क्या वो वाकई सियासी साजिश का शिकार था या उसकी क्रूरता ने उसे नरभक्षी बना दिया? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।